हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 14 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, कोलंबो नीड्स मोर, इंडिया में अप एड बाई $2 बिलियन। सो श्रीलंका इज़ गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस के रीजंस क्या हैं? तो पहला मेन रीज़न ये है कि श्रीलंका की जो इकॉनमी है वो टूरिज्म डिपेंडेंट है, लेकिन ईस्टर बॉम्बिंग अटैक्स और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ और यहाँ पर जो श्रीलंका है वो फॉरेक्स रिजर्व्स अक्यूमुलेट नहीं कर पाया। दूसरा रीज़न ये है कि इनकी गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिसीजंस, फॉर एग्जांपल इनकी गवर्नमेंट का एक ये डिसीजन था कि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर को टोटली ऑर्गेनिक बनाएंगे, जिसकी वजह से इन्होंने फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि श्रीलंका में जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो कम हो गया। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डेट लिया था, जिसकी वजह से ये डेट ओवरहैंग की सिचुएशन में जा चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। ऐसी सिचुएशन में इंडिया इज़ हेल्पिंग श्रीलंका। फॉर एग्जांपल इंडिया अब तक $1.9 बिलियन के असिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है एंड इन द कमिंग टाइम्स हो सकता है इंडिया $2 बिलियन के असिस्टेंस और ज़्यादा प्रोवाइड करे टू द श्रीलंका। फर्स्ट पेज पर एज सच कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर आईपीसी के सेक्शन 306 की बात की गई है, जो कि यहाँ पर डील करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी है। यहाँ पर अभियान की बात की गई है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। अब इसका पर्पस क्या है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का? तो इसका एम ये है, जो 2.7 लाख रूरल लोकल बॉडीज़ है उनको हेल्प किया जाए टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो एम्ड एट हेल्पिंग 2.78 लाख रूरल लोकल बॉडीज़ अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पर जो गवर्नेंस कैपेबिलिटीज़ हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, उसको बूस्ट किया जाएगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर बुलेट ट्रेन की बात की गई है, तो बुलेट ट्रेन के जो ट्रायल्स हैं वो 2026 से शुरू होंगे। अब बुलेट ट्रेन्स के लिए जब ट्रैक बिछाए जाते हैं तो ट्रैक के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो ट्रेन्स विल रन ऑन स्पेशल ट्रैक्स। तो बुलेट ट्रेन जो है वो स्पेशल ट्रैक्स के ऊपर रन करती है, जिनको बोलते हैं स्लैब ट्रैक सिस्टम। और ये जो स्लैब ट्रैक सिस्टम है, इसको जापानीज़ ने पेटेंट कर रखा है, ये जापानीज़ का ही सिस्टम है। तो ट्रेन्स विल रन ऑन स्पेशल ट्रैक्स कॉल्ड द स्लैब ट्रैक सिस्टम। और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक्स, पेटेंटेड बाई जापानीज़। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वो डन किया जाता है कौन से मेथड से? तो फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड। तो फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड या यहाँ पर ये जो ट्रैक सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए कि किससे लिंक है। आगे हम चलते हैं। वाई लेमन्स आर सो कॉस्टली नाउ? तो लेमन्स इतने ज़्यादा कॉस्टली क्यों हो गए हैं? तो जो लेमन का ट्री होता है वो फ्लावर करता है एक साल में 3 बार। और एक साल में ये जो 3 बार फ्लावर करता है, तो 3 बहार होते हैं बेसिकली। तो एक बहार होता है अम्बे बहार, दूसरा होता है मृग बहार और तीसरा होता है हस्ता बहार। तो इस साल क्या हुआ, जो हस्ता बहार और अम्बे बहार है उसकी फेलियर हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लेमन है उसकी सप्लाई में कमी आ गई और जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। अब हम इसे एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो लेमन ट्रीज फ्लावर एंड गिव फ्रूट 3 times a year। आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट लेमन ग्रोइंग स्टेट है विद 45,000 हेक्टेयर्स अंडर द फ्रूट। नींबू जो हिंदी का वर्ड होता है उसे आप दो में यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हो, एक होता है लेमन, एक होता है लाइम। तो जो लेमन स्मॉल राउंड एंड थिन स्किन्ड होते हैं, और दूसरा यहाँ पर लाइम होता है जो कि बेसिकली नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल जाएगा, जो हरे हरे होते हैं बेसिकली। तो उनको आप कह सकते हो कि वो होते हैं लाइम। और जो लेमन होता है बेसिकली जो स्मॉल राउंड और थिन स्किन्ड होता है। अब यहाँ पर प्राइजेस क्यों बढ़े? जो भी यहाँ पर लेमन ग्रो होता है वो डोमेस्टिकली ही कंज्यूम कर लिया जाता है, ना ही हम यहाँ पर फ्रूट को एक्सपोर्ट करते हैं और ना ही हम यहाँ पर फ्रूट को इम्पोर्ट करते हैं। तो फ्रूट इज़ नाइदर एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड। कैसी कंडीशंस चाहिए होती है लेमन को ग्रो करने के लिए? तो वार्म, मॉडरेटली ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर द फ्रूट। तो वार्म, मॉडरेटली ड्राई और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है फॉर द फ्रूट। फार्मर्स जो हैं वो बेसिकली फ्रूट पूरे साल तक ही सप्लाई करते हैं, क्योंकि 3 बार फ्रूट्स निकलते हैं लेमन में एक साल के पीरियड में। तो फार्मर्स सप्लाई द फ्रूट राउंड द ईयर बाय इंड्यूसिंग फ्लावरिंग थ्रू व्हाट इज नोन एज द बहार ट्रीटमेंट। 3 बहार होते हैं एक साल में, एक होता है अम्बे बहार, दूसरा होता है मृग बहार और तीसरा होता है हस्ता बहार। इस साल हस्ता बहार और सब्सिक्वेंट अम्बे बहार की फेलियर की वजह से सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस हमें देखने को मिले। तो लेमन ऑर्चर्ड्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू एक्सेस मॉइस्चर एंड दस ड्यू टू द हैवी रेनफॉल द बहार ट्रीटमेंट फेल्ड एंड फ्लावरिंग डिड नॉट हैपन। तो हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पर फ्लावरिंग हुई ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें सप्लाई में कमी देखने को मिली और बेसिकली यहाँ पर प्राइजेस बढ़ गए। यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस की बात की गई कि कलर ब्लाइंडनेस किस रीज़न की वजह से होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस इज़ द इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स, मोस्टली ग्रीन और रेड और ब्लू में क्लासीफाई करना मुश्किल हो जाता है। अब 2 टाइप्स के सेल होते हैं जो कि लाइट को
डिटेक्ट करते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स इन द रेटिना डिटेक्ट लाइट। पहला होता है रॉड। रॉड डिस्टिंग्विश करता है कि लाइट है कि डार्क है। और यहाँ पर जो कोन्स होते हैं वो कलर को डिटेक्ट करते हैं। तो रॉड्स और कोन्स, तो पहले आपको रॉड्स पता होने चाहिए। रॉड्स क्या करता है, रॉड्स यहाँ पर लाइट और डार्क में क्लासिफिकेशन करता है, और जो कोन्स होते हैं वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कलर क्लासिफिकेशन। तो 3 टाइप्स ऑफ कोन्स सी कलर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो अगर कोन्स की कमी होती है तो उसकी वजह से यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस वाली सिचुएशन आ जाती है। तो 2 types of cells in the retina detect light, the rods which distinguish between light and dark, and the cones that detect color. 3 types of cones see color, red, green and blue, and our brains use the information from these cells to perceive color. तो कलर ब्लाइंडनेस तब यहाँ पर होती है जब यहाँ पर कोन सेल्स में कमी होती है। तो अगर एक या एक से ज़्यादा भी कोन सेल्स कम है तो उसकी वजह से यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो आपको यहाँ पर रॉड्स का समझ होना चाहिए कि रॉड्स क्या करते हैं। तो रॉड्स यहाँ पर लाइट और डार्क में डिस्टिंग्विश करता है, और यहाँ पर जो कोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कलर परसेप्शन। अब यहाँ पर बात की गई काम सिस्टम की। तो कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटर म्यूनिशन। तो काम सिस्टम एक प्री लोडेड कैनिस्टर होता है, और इसको अगर एक बार फायर कर दिया तो ये बहुत टाइम तक, तो इट कैन रिमेन अलोफ्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब तक इसको अपना टारगेट नहीं दिख जाता है। तो ओवर द एरिया ऑफ ऑपरेशन अंटिल अ टारगेट इज साइटेड, और फिर उसके बाद इसको गाइड डाउन किया जाता है टू डिस्ट्रॉय द टारगेट। तो usually loiter munitions carry a camera that is nose mounted and which can be used by the operator to see the area of the operation and choose targets। तो आपको एक काम पता होना चाहिए क्या है। तो कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटर म्यूनिशन, जो कि प्री लोडेड कैनिस्टर होता है, और इसको अगर एक बार फायर कर दिया उसके बाद भी इट कैन रिमेन अलोफ्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब तक इसको यहाँ पर टारगेट साइट नहीं हो जाता है। तो अ ड्रोन विच वंस फायर्ड कैन रिमेन अलोफ्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर द एरिया ऑफ ऑपरेशन अंटिल अ टारगेट इज साइटेड। उसके बाद इसको गाइड किया जाता है टू डिस्ट्रॉय द टारगेट विद द एक्सप्लोसिव पेलोड दैट इट कैरीज। तो आपको बस काम सिस्टम पता होनी चाहिए, एज सच और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। वाई आर कोविड-19 वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड इनटू द अपर आर्म। तो यहाँ पर बात की गई है टी सेल्स की, बी सेल्स की, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देयर आर सेवरल रीजंस बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि मसल्स में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई नेटवर्क होता है। तो ब्लड सप्लाई नेटवर्क ज़्यादा होता है तो उसके क्या बेनिफिट है। तो दिस मीन्स जब भी यहाँ पर वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाएगा तो उसमें जो एंटीजन होगा, तो दिस मीन्स वेन एवर अ वैक्सीन कैरिंग एन एंटीजन इज इंजेक्टेड इनटू इट, तो मसल क्या करेंगी, उस एंटीजन को रिलीज करना शुरू कर देंगे क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा है। तो विच गेट्स डिस्पर्स्ड बाय द मस्कुलर वेस्कुलेचर। फिर एंटीजन यहाँ पर पिक्ड होंगी बाय द इम्यून सेल्स जिनको बोलते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। तो इम्यून सेल्स जिनको बोलते हैं डेंड्रिटिक सेल्स वो क्या करेंगी, यहाँ पर एंटीजन को पिकअप करेंगी। फिर एंटीजन को वो पिक करने के बाद ये जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं वो यहाँ पर एंटीजन को कैरी करेंगे थ्रू द लिम्फेटिक फ्लूइड टू द लिम्फ नोड। अब यहाँ पर जो लिम्फ नोड होते हैं उसमें होते हैं टी सेल्स और बी सेल्स, जिनको बॉडी के प्रोटेक्टर सेल्स भी कहा जाता है। तो वंस दिस एंटीजन गेट्स फ्लैग्ड एंड इज गिवन टू द टी सेल्स और बी सेल्स, उसके बाद यहाँ पर बॉडी क्या करती है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर देती है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर वायरस। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि यहाँ पर जो मसल्स होती हैं अपर आर्म में, वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो कोविड की वैक्सीन है वो यहाँ पर अपर आर्म में दी जा रही है। एंटीजन जब यहाँ पर इंजेक्ट होता है तो मसल क्या करती है, एंटीजन को रिलीज करना शुरू करती है। फिर ये जो एंटीजन है इसको पिकअप किया जाता है बाय ए टाइप ऑफ इम्यून सेल जो कि होते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। फिर डेंड्रिटिक सेल्स क्या करते हैं, इन एंटीजन को लिम्फ नोड तक ले जाते हैं बाय द यूज ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड। फिर जो लिम्फ नोड होते हैं उसमें होते हैं टी सेल्स और बी सेल्स जो कि बॉडी के प्राइमरी प्रोटेक्टर सेल्स होते हैं। और जब ये एंटीजन फ्लैग हो जाते हैं और टी सेल्स और बी सेल्स को दिए जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो बॉडी है वो यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करना शुरू कर देती है। वाई नॉट एडमिनिस्टर द वैक्सीन डायरेक्टली इनटू द वेन। अब डायरेक्टली वेन में क्यों ही नहीं वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर देते हैं, तो उसका मेन रीज़न है डिपोट इफेक्ट। डिपोट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि मेडिकेशन स्लोली पहुंचे तभी उसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो दिस इज टू इंश्योर द डिपोट इफेक्ट और रिलीज ऑफ मेडिकेशन स्लोली ओवर टाइम टू इनेबल लॉन्गर इफेक्टिवनेस। अगर वेन में यहाँ पर डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर दी तो वैक्सीन का जो एंटीजन है वो बहुत तेज़ी से फैलने लगेगा, वो नहीं चाहिए, हल्के हल्के जाए। तो उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है कि बेसिकली वेन में नहीं दी जाती और यहाँ पर आर्म में दी जाती है। तो व्हेन गिवन इंट्रावेनियसली द वैक्सीन इज क्विकली एब्जॉर्ब्ड इनटू द सर्कुलेशन, द इंट्रामस्कुलर मेथड टेक्स सम टाइम टू एब्जॉर्ब द वैक्सीन। तो डिपोट इफेक्ट आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। ट्राइम्फ ऑफ पुतिनिज्म ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि जो इन्फ्लेशन है वो 6.95% है मार्च में। तो यहाँ पर आरबीआई को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 2 से 6% के बीच में। अगर 3 क्वार्टर्स तक आरबीआई इन्फ्लेशन 6% तक नहीं मैनेज कर पाती है तो बेसिकली यहाँ पर ब्रीच ऑफ टारगेट हो जाता है। तो बेसिकली अभी पिछले 3 महीने से जो इन्फ्लेशन वो 6% से ज़्यादा है, लेकिन अभी बेसिकली 3 क्वार्टर्स तो नहीं हुए, तो ये नहीं कहेंगे कि आरबीआई ने अपने टारगेट को यहाँ पर ब्रीच कर दिया है।
तो ब्रीचिंग ऑफ टारगेट तब होता है जब अपर थ्रेशोल्ड ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क फॉर द 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। तो दिस विल ओनली रेस्ट्रिक्ट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज रूम फॉर मैनोवर। तो यहाँ पर जो आरबीआई है उसका वैसे भी आरबीआई ने इंडिकेशन दे दिया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर आरबीआई जो है वो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की तरफ मूव करेगी। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि कोर इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, जिसमें यहाँ पर फूड और फ्यूल का कॉम्पोनेंट इंक्लूड नहीं किया जाता है। कोर इन्फ्लेशन भी लगातार यहाँ पर राइज कर रहा है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अब फुलर लर्निंग। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ये डिसीजन है कि जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्सेज के स्टूडेंट है उनको अलाउ किया जाए कि वो यहाँ पर 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली परस्यू कर सकें। तो ऑथर का यही कहना है कि दिस इज़ अ गुड डिसीजन। इसकी वजह से यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क जनरेट होगा। और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम आज तक सिलॉस में काम करता था कि यहाँ पर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है, जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर साइंस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो ये जो सिलॉस है ये खत्म हो सकेगा और यहाँ पर जो सिस्टम है एजुकेशन के वो और ज़्यादा इंटीग्रेट हो पाएगा। आगे हम चलते हैं। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे स्पीकिंग फॉर आवरसेल्व्स, कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्ड ऑफ कल्चर। तो 2013 में कैग की एक रिपोर्ट है, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिकिटीज़। तो मॉन्यूमेंट्स और एंटिकिटीज़ हमारे हेरिटेज का पार्ट है, लेकिन उसके बाद भी हम उनको उतना वैल्यू या उतना मार्केट नहीं करते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये पता चला कि जो 131 हमारी एंटिकिटीज़ हैं वो स्टोल किए गए हैं फ्रॉम द मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, और 37 एंटिकिटीज़ जो हैं वो साइट म्यूजियम से 1981 और 2012 के दौरान यहाँ पर चोरी किए गए हैं। उसके बाद भी हमने कोई इफेक्टिव स्टेप नहीं लिया। तो वी ऑब्जर्व दैट इन सिमिलर सिचुएशन, तो अगर किसी और कंट्री में ऐसा हुआ होता तो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस को बताया जाता कि ऐसा हुआ है हमारे यहाँ से जो इतने हेरिटेज के सामान है वो चोरी हो गए, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ना ही हमने यहाँ पर न्यूज़ पोस्ट की ऑफ सच थेफ्ट ऑन वेबसाइट्स, ना ही हमने इन्फॉर्मेशन बताई अबाउट थेफ्ट इन द इंटरनेशनल आर्ट लॉस रजिस्ट्री। तो बेसिकली हम अपने कल्चर हेरिटेज को वैल्यू ही नहीं करते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एएसआई की है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज आल्सो अ नोडल एजेंसी टू रिट्रीव स्टोलन और इलीगली एक्सपोर्टेड आर्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर हम देखें तो 2001 के बाद से एएसआई ने एक भी यहाँ पर स्टोलन और इलीगली एक्सपोर्टेड आर्ट ऑब्जेक्ट्स को वापस नहीं ला पाई है 2001 के बाद। इंडिया जो है यहाँ पर सिग्नेटरी टू द 1970 यूनेस्को कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। तो 1970 का जो यूनेस्को कन्वेंशन है उसके तो सिग्नेटरी हैं, लेकिन हम यहाँ पर 1995 के यूएनआई ड्रॉइट के यहाँ पर सिग्नेटरी नहीं। तो ऑथर ने कहा है कि बेसिकली हमें उसको भी साइन करना ज़रूरी है। तो परहैप्स वी शुड ऑल्सो साइन द 1995 यूएनआई ड्रॉइट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ कन्वेंशन ऑन स्टोलन और इलीगली एक्सपोर्टेड कल्चरल ऑब्जेक्ट्स। तो एक फैक्ट आपको ये पता चल गया कि हम 1970 यूनेस्को कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, लेकिन यूनिड्रॉइट के हम यहाँ पर सिग्नेटरी नहीं हैं। अभी आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे 200 आइडल्स हैं उनको हम वापस लेकर आए हैं, जो कि स्मगल होकर वहाँ पर चले गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 AF बात करता है, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। अब इटली ने क्या किया, इटली के यहाँ क्या सिस्टम है अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का, तो वो सिस्टम से हम यहाँ पर कुछ अपने यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इटली फॉलोज द बेस्ट प्रैक्टिस। तो एक स्पेसिफिक लॉ है जो कि बात करता है इटली में कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और इनहेंस पेनल्टीज़ लगाने के लिए जो भी यहाँ पर स्मगल करने की कोशिश करता है या यहाँ पर चोरी करने की कोशिश करता है। दूसरी बात सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑथराइजेशन देने से पहले, जो कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की ऑथराइजेशन देने के लिए यहाँ पर एक पूरा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है। इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को स्पेशलाइज किया गया इन कल्चरल हेरिटेज। एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है जो कि यहाँ पर कल्चरल ऑब्जेक्ट्स जो भी यहाँ पर स्टोल हो गए हैं या जो भी यहाँ पर इलीगली स्मगल हो गए तो उनको वापस लाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स एंड बाईलेटरल एग्रीमेंट्स है बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, ताकि जो भी यहाँ पर हेरिटेज ताकि जिन भी हेरिटेज की यहाँ पर स्मगलिंग हुई उनको वापस लाया जा सके। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स इन प्रोटेक्शन, अ कंप्लीट इन्वेंट्री ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल कल्चरल हेरिटेज। इसके अलावा कल्चरल साइट्स का मॉनिटर और इंस्पेक्शन। इसके अलावा एक्सपोर्ट रिक्वेस्ट के लिए सेंट्रलाइज ग्रांटिंग। तो बेसिकली हम ये सारी चीज़ें जो इटली ने किया वो हम इंडिया में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये हमें करने की ज़रूरत है। तो ऐसे अगर आपको पॉइंट्स याद करने हो तो आप यही सारे पॉइंट्स याद कर लेना और यही सारे पॉइंट्स कोट कर देना कि हम अपने कल्चरल हेरिटेज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इटली का सिस्टम यहाँ पर ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो यही सिस्टम हम इंडिया में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। इकॉनमी में यहाँ पर टोलिंग की बात की गई है, तो टोलिंग हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेट्स क्या कर सकते हैं, जो 25% ऑफ देयर कोल है वो जो भी उनके स्टेट के आसपास दूसरा थर्मल पावर प्लांट है, भले ही वो किसी और स्टेट का है, तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग से उसको दे सकते हैं। फिर वहाँ से थर्मल पावर जनरेट होगी और जब थर्मल पावर जनरेट हो जाएगी तो वापस यहाँ पर सोर्स स्टेट को दे दिया जाएगा। तो वेर इन स्टेट्स कैन अलॉट अप टू 25% ऑफ देयर कोल सप्लाई टू थर्मल पावर प्लांट इन अदर स्टेट्स विच कैन देन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी टू द स्टेट विद द लिंकेज टू रिड्यूस द नीड टू ट्रांसपोर्ट कोल।
LIC में FDI को 20% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से अप्रूवल मिल चुका है। तो टेकिंग फॉरवर्ड द सेंटर्स डिसीजन टू अलाउ 20% FDI इन IPO बाउंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और ये यहाँ पर होगा ऑटोमेटिक रूट से। तो ऑटोमेटिक रूट से इतना याद रखना आप। वर्ड पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर फ्रांस में इलेक्शंस चल रहे हैं, जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।